कभी ऐसा हुआ है कि किसी अजनबी के एक छोटे से बिल्कुल अनजाने से काम ने आपका पूरा दिन बदल दिया हो? जैसे किसी ने आपके लिए दरवाजा पकड़ लिया हो, या भीड़ में बस एक हल्की सी मुस्कान दे दी हो। बिल्कुल। या फिर इसका उल्टा भी होता है, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं और बाद में एक अच्छी सी फीलिंग रहती है। हाँ। वही, और आज की हमारी चर्चा का जो स्रोत है वो इसी भावना की जड़ तक जाता है। ये मेरिड ऑब्राइन की एक बहुत पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही कह सकते हैं ताज़ा लगने वाली कविता है, Somebody's Mother। किसी की माँ। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ इस कविता का मतलब नहीं समझेंगे, बल्कि ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें छिपी सहानुभूति, दया और इंसानियत की परतें, हाँ, वो आज की दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। हम कविता की कहानी के साथ साथ चलेंगे, उसके हर मोड़ को समझेंगे और देखेंगे कि एक छोटा सा अच्छा काम कैसे एक पूरी लहर पैदा कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सर्द और उदास तस्वीर के साथ। पहले कुछ लाइनें ही पूरा माहौल बना देती हैं। बिल्कुल। The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of the winter's day। मतलब एक बूढ़ी औरत है, फटे पुराने कपड़ों में, बाल सफेद हो चुके हैं और वो सर्दियों की ठंड से ऐसे झुकी हुई है। और सिर्फ ठंड का ही मामला नहीं है, माहौल में एक तरह की बेबसी भी है। आगे की लाइनें हैं, The street was wet with the recent snow and the woman's feet were aged and slow। मतलब सड़क ताज़ा बर्फबारी से गीली है, फिसलन भरी है और उस औरत के कदम उम्र की वजह से धीमे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। ये शब्द ragged, grey, bent, slow, ये सिर्फ उसका हुलिया नहीं बता रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसकी कमजोरी, उसकी लाचारी को भी दिखा रहे हैं। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चुभती है वो अगली लाइन है, She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for, amid the throng। भीड़ के बीच में अकेली। हाँ। वो सड़क पार करने के लिए खड़ी है, अकेली, कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा। और वो भी भीड़ में। ये तो आज के बड़े शहरों की एकदम सटीक तस्वीर लगती है। चारों तरफ लोग हैं लेकिन आप फिर भी अकेले हैं। आपने बहुत सही पकड़ा। ये भीड़ में अकेलापन ही इस सीन का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। लोग उसके पास से गुजर रहे हैं। Of human beings who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eyes। उसकी परेशान आंखों पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। यहाँ पर वो जो बाईस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं वो साफ दिखता है। बिल्कुल वही, कि अरे कोई और देख लेगा, कोई और मदद कर देगा, सब अपनी दुनिया में मगन है और किसी के पास एक पल रुककर देखने का भी वक्त नहीं है। और फिर इसी सीन में एक बिल्कुल उल्टी एनर्जी आती है। हाँ, अचानक से सीन बदल जाता है एकदम। कविता कहती है, Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out, came the boys like a flock of sheep। स्कूल से छूटे लड़कों का झुंड। हाँ, भेड़ों के झुंड की तरह हंसते चिल्लाते हुए आ रहे हैं। उनमें एक अलग ही मस्ती है, बर्फ देखकर वो और खुश है। ये सीन उस बूढ़ी औरत की धीमी, डरी हुई दुनिया से कितना अलग है। ये जो विरोधाभास है ना, ये जानबूझकर बनाया गया है। एक तरफ उम्र का ठहराव और डर, दूसरी तरफ जवानी की बेफिक्री और शोर। सही बात है। लेकिन जो बात थोड़ी चौंकाती है वो ये है कि ये बच्चे भी अपनी सारी मासूमियत के बावजूद उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, past the woman so old and grey, hastened the children on their way, nor offered a helping hand to her। वो भी उस बूढ़ी औरत के पास से तेजी से निकल जाते हैं, कोई मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। ये देखकर एक सवाल आता है मन में, क्या बच्चों से इतनी समझदारी की उम्मीद करना सही है? वो तो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, खेल कूद में मस्त। हो सकता है उन्होंने ध्यान ही न दिया हो। आपका सवाल बहुत वाजिब है और शायद कविता लिखने वाले का मकसद बच्चों को गलत ठहराना है भी नहीं। अच्छा। शायद वो ये दिखा रहे हैं कि उदासीनता या ध्यान ना देना कितना स्वाभाविक और आम हो सकता है। ये किसी की बुरी नियत नहीं है, बस अपनी दुनिया में खोए रहना है। लेकिन इसका नतीजा उस औरत के लिए तो बहुत खतरनाक हो सकता था। बिल्कुल। कविता में उसके डर का भी जिक्र है। So meek, so timid, afraid to stir, lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in the slippery street। मतलब वो इतनी डरी हुई है कि हिलने से भी घबरा रही है। उसे डर है कि कहीं किसी गाड़ी के पहिए या घोड़े के पैर उसे इस फिसलन भरी सड़क पर कुचल न दें। ये सिर्फ गिरने का डर नहीं है, ये इस बात का डर है कि इस भीड़ में उसकी कोई कीमत नहीं है। वो किसी को दिखाई ही नहीं दे रही, एक तरह से अदृश्य होने का डर है ये। बिल्कुल। और जब कोई इतना लाचार महसूस कर रहा हो तब दया का एक छोटा सा काम भी किसी चमत्कार जैसा लगता है। और यहीं पर कहानी में वो मोड़ आता है जो इस पूरी कविता को एक उम्मीद की किरण देता है। उस पूरी मेरी ट्रूप,
उस खुशमिजाज टोली में से एक लड़का वो अचानक रुक जाता है। और वो भी कोई साधारण लड़का नहीं। कविता उसे द गेस्ट लैडी ऑफ ऑल द ग्रुप कहती है, मतलब समूह का सबसे जिंदा दिल, सबसे हंसमुख लड़का। ये एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। शायद कविता ये कहना चाहती है कि दयालु होने के लिए गंभीर होना जरूरी नहीं है। जिसके दिल में खुशी है वो उसे दूसरों के साथ बांटना भी जानता है। वो लड़का रुकता है, उस औरत के पास जाता है और बहुत धीरे से फुसफुसाता है, I'll help you cross if you wish to go। ये जो फुसफुसाना है, विस्पर्ड लो, ये बहुत जरूरी है। हाँ, उसने चिल्लाकर ऐलान नहीं किया कि देखो मैं मदद कर रहा हूँ, कोई दिखावा नहीं। ये बहुत ही निजी और सम्मानजनक तरीका था। बिल्कुल, सच्ची दया कभी दिखावे की मोहताज नहीं होती, वो शांत होती है। और फिर जो दृश्य बनता है वो बहुत शक्तिशाली है। Her aged hand on his strong young arm she placed, and so without hurt or harm he guided the trembling feet along। एक बूढ़ा कांपता हुआ हाथ एक मजबूत युवा बाजू पर। ये सिर्फ दो लोगों का साथ आना नहीं है, ये दो पीढ़ियों का, कमजोरी और ताकत का, अनुभव और जवानी का एक साथ आना है। और लड़के की भावना भी देखने लायक है। कविता कहती है, प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। उसे इस बात पर गर्व होता है कि उसके पैर मजबूत हैं। लेकिन ये अहंकार वाला गर्व नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपनी ताकत को किसी अच्छे काम में इस्तेमाल कर पाने की संतुष्टि है। उसे खुशी है कि वो इस लायक है कि किसी की मदद कर सके। हाँ। और जब वो उसे सुरक्षित सड़क पार कराकर अपने दोस्तों के पास वापस जाता है तो लिखा है, हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। उसका दिल खुश और संतुष्ट था। यह हमें बताता है कि दूसरों की मदद करने का सबसे पहला और सबसे बड़ा इनाम हमें खुद को मिलता है, एक गहरी आंतरिक शांति और खुशी। लेकिन कहानी का असली मर्म वो तो अब आता है जब वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। हाँ, ये इस कविता का दिल है। उसके दोस्त शायद हैरान होंगे या उसका मजाक उड़ा रहे होंगे कि कहाँ रुक गया था तू। हाँ, तब वो जो जवाब देता है वो इस पूरी कविता को somebody's मदर का शीर्षक देता है। बिल्कुल, वो कहता है she's somebody's mother boys, you know, for all she's aged and poor and slow। दोस्तों, वो किसी की माँ है। भले ही वो बूढ़ी, गरीब और धीमी है। इस एक लाइन में उसने उस अजनबी औरत को एक पहचान दे दी। वो सिर्फ एक बूढ़ी औरत नहीं है, वो एक माँ है। और यहीं से सहानुभूति, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं, उसका जन्म होता है। उसने उस औरत को एक बेसहारा वस्तु की तरह नहीं देखा, बल्कि उसमें एक रिश्ता देखा, एक भूमिका देखी जो दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान के लायक होती है, माँ की भूमिका। और फिर वो इसे और भी ज्यादा व्यक्तिगत बना देता है। हाँ, वो आगे कहता है, एंड आई होप सम फेलो विल लेंड अ हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड, अगर एवर शी इज पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे व्हेन हर ओन डियर बॉय इज फार अवे। ये लाइनें तो रोंगटे खड़े कर देती हैं। सही में, क्योंकि यहाँ वो उस अजनबी औरत में अपनी माँ का भविष्य देख रहा है। वो सोच रहा है कि अगर कभी मेरी माँ ऐसी ही स्थिति में हो, बूढ़ी, कमजोर, और मैं उसके पास ना हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई अजनबी साथी उसकी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा। यही तो सहानुभूति का असली मतलब है, किसी और की जगह खुद को या अपने किसी प्रियजन को रखकर देख पाना। तो ये एक तरह का कह सकते हैं कॉस्मिक निवेश है। हाँ, मैं आज दुनिया में एक अच्छा काम कर रही हूँ इस उम्मीद के साथ कि ये अच्छाई घूमकर कभी मेरे अपनों तक पहुँचेगी जब उन्हें इसकी जरूरत होगी। जिसे आज हम पेड फॉरवर्ड कहते हैं, ये वही भावना है। उसने उस औरत को सिर्फ मदद नहीं दी, उसने उसे सम्मान दिया। किसी की माँ कहकर उसने उसकी पूरी जिंदगी, उसके प्यार, उसकी कुर्बानियों को स्वीकार किया। और इसी एक सोच ने उस लड़के के साधारण से काम को एक बहुत ही गहरे स्तर पर पहुंचा दिया। बिल्कुल। और इस अच्छे काम का असर सिर्फ उस लड़के की संतुष्टि पर खत्म नहीं होता, इसका एक और खूबसूरत परिणाम होता है, एक लहर जो उस औरत तक पहुंचती है। हाँ, कविता का अंत उस रात के दृश्य से होता है। वो बूढ़ी औरत अपने घर में है, सुरक्षित है और प्रार्थना कर रही है। और वो अपनी प्रार्थना में जो कहती है वो इस कहानी को एक परफेक्ट सर्कल में पूरा करता है। उसकी प्रार्थना थी, गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय हु इज समबडीज सन एंड प्राइड एंड जॉय। हे भगवान, उस नेक लड़के पर दया करना जो किसी का बेटा है और किसी का गौरव और आनंद है। ये कमाल है ना? बहुत कमाल है। जैसे लड़के ने उस औरत में किसी की माँ को देखा था, वैसे ही वो औरत अब उस लड़के में किसी के बेटे को देख रही है। उसने भी उस अजनबी लड़के को एक पहचान दे दी। वो सिर्फ एक मददगार लड़का नहीं है, वो किसी का बेटा है, किसी का गौरव है, किसी की खुशी है। ये तो सहानुभूति का एक खूबसूरत प्रतिबिंब है। एक तरह से उसने लड़के की दया को उसी भावना के साथ लौटा दिया। बिल्कुल।
उसे इस लड़के की माँ बाप के बारे में सोचा होगा कि वो कितने खुशकिस्मत होंगे कि उनके पास ऐसा बेटा है। दया की ये लहर एक व्यक्ति से शुरू हुई, दूसरे तक पहुंची और फिर प्रार्थना बनकर वापस ब्रह्मांड में चली गई। आपने बिल्कुल सही कहा, दया की लहर एक छोटे से काम ने दो अजनबियों के बीच एक मानवीय रिश्ता बना दिया। दोनों ने एक दूसरे में अपने सबसे प्यारे रिश्ते को देखा, माँ और बेटा। कविता का अंत बहुत ही सकारात्मक और दिल को छू लेने वाला है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब किसी न किसी धागे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस छोटी सी कविता से बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली तो ये कि एक छोटे से दयालु काम में कितनी ताकत होती है। उसे बड़े दिखावे की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। दूसरी और सबसे जरूरी बात है सहानुभूति की ताकत। जब हम किसी अजनबी में अपने किसी अपने का अक्स देख पाते हैं तो मदद करना एक बोझ नहीं बल्कि एक जरूरत बन जाता है। बिल्कुल, उस लड़के ने यही किया। और तीसरी बात ये कि अच्छाई कभी एक तरफा नहीं होती, वो एक चक्र की तरह है। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वो हमें खुशी देती है, सामने वाले को राहत देती है और फिर वो सकारात्मक ऊर्जा आगे बढ़ती रहती है। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है, ये कविता 19वीं सदी में लिखी गई थी, एक ऐसी दुनिया में जिसमें आज के मुकाबले जिंदगी बहुत धीमी थी। सही बात है। आज की सुपर फास्ट डिजिटल अक्सर अपनी ही दुनिया में खोई हुई जिंदगी में क्या एक दूसरे का ख्याल रखने का ये सीधा साधा संदेश और ज्यादा जरूरी हो गया है या इसकी अहमियत कम हो गई है? ये बहुत गहरा सवाल है। एक तरफ तो लगता है कि हम पहले से ज्यादा जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या हम असलियत में और ज्यादा अकेले हो गए हैं? आज की फिसलन भरी सड़कें शायद असली सड़कें नहीं बल्कि इंटरनेट की दुनिया है जहां लोग नफरत और ट्रोलिंग से फिसलते हैं। बिल्कुल, या शायद आज की फिसलन भरी सड़कें मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं जहां लोग अकेलेपन और चिंता से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में हाथ बढ़ाने का क्या मतलब है? शायद किसी को ऑनलाइन सपोर्ट देना, किसी दोस्त को फोन करके उसका हालचाल पूछ लेना, या बस किसी को ये एहसास दिलाना कि वो अकेला नहीं है। हाँ, शायद इस कविता का संदेश आज पहले से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, इंसान की बुनियादी जरूरतें तो वही रहती हैं, प्यार, सम्मान और ये एहसास कि कोई है जो हमारी परवाह करता है। ये कविता हमें यही याद दिलाती है कि सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी तो इंसानियत ही है। और ये कि हर चेहरे के पीछे एक कहानी है, एक रिश्ता है। हर कोई somebody's मदर या somebody's सन है। अगर हम सिर्फ इतना याद रख लें तो शायद हमारे आसपास की दुनिया थोड़ी कम फिसलन भरी और थोड़ी ज्यादा गर्मजोशी वाली हो जाएगी।